प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2119 वोलुयन जाति का समूल नाश। जीत का विश्वास। तुम कहना चाहते हो कि हम ये युद्ध 100% जीतेंगे? एक एंटायर नेशन को मिटाने वाला युद्ध? इस समय यहां तक कि ली ग्वेंगाओ, ईस्ट चाइना सी रीजन का कमांडर, जो अपमान मिटाने के लिए लड़ाई को तरस रहा था, वो भी थोड़ा हिचकिचाता हुआ दिखा। उसे लगा झंग यी की बातें ज्यादा बोल्ड हो गई है। मेजर रीजन्स को ट्रूप्स भेजने को मनवाने के लिए इतना कहना जरूरी नहीं था। झंग यी ने सिर उठाया और सामने बैठे लोगों की एक्सपेक्टेंट, नर्वस और क्वेश्चनिंग आंखों में देखा। वो बस मुस्कराया। थियोरेटिकली, अगर तुम लोग साथ ना दो, तभी मैं अकेले वोलुयन एम्पायर से भिड़ सकता हूं। अगर ऐसा करूं, तो जीतने के बाद भी हेवी लॉसेस झेलनी पड़ेंगी। मैन पावर की कमी से कुछ वोलुयन लोग बच सकते हैं, और मैं कोई भी खतरा छोड़ना पसंद नहीं करता। जब मैं किसी चीज का अंत करता हूं, तो पूरी तरह करता हूं। अगर वोलुयन एम्पायर को मिटाना है, तो पूरी जाति को मिटाना होगा। एक भी कैट या डॉग तक नहीं बचनी चाहिए। और अगर तुम लोग साथ हो, तो जीत की संभावना 100% नहीं, बल्कि 200% या 300% है। मुझे कोई मिली-जुली जीत नहीं चाहिए। मुझे एक पूर्ण विजय चाहिए। ऐसी जीत जो हुएक्सो नेशन की ताकत दुनिया को दिखाए और बाकी सारी फोर्सेस को हिला दे। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी लीडर्स के एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे सपना देख रहे हों। उन्हें लग रहा था शायद अभी भी नींद में है। नहीं तो झंग यी जैसी बातें कौन कर सकता है? मतलब झंग यी कह रहा है कि अकेले ही पूरे वोलुयन एम्पायर से भिड़ सकता है। हाँ, मतलब उसकी ताकत सभी रीजन से ज्यादा। कुछ लोग हंसना चाहते थे, पर डर से हंस नहीं पाए। क्या पता ये सच निकले। गल्प। हु मैंगफेंग ने चुपचाप हा शैनजुओ के कान में कुछ कहा। हा शैनजुओ ने झंग यी से पूछा, ब्रदर हुंदून, ये सब सुनकर दिल दहल गया है, लेकिन हमें सब कुछ बड़ा रहस्यमय लग रहा है। क्या तुम खुलकर बता सकते हो कि तुम इतने जबरदस्त कैसे हो? झंग यी ने आईब्रो उठाया। क्यों नहीं? वैसे भी जब युद्ध शुरू होगा, सब देख लोगे। बैटल ऑफ फ्रेमॉन्स में हमने एक एंशिएंट टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन को पूरी तरह मिटा दिया। अब मेरे पास 1 लाख से ज्यादा मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स हैं, और अब मैं उन्हें बैटलफील्ड पर यूज करने के लिए रिपेयर भी कर सकता हूं। तुम सब इन मशीन्स की कॉम्बैट पावर को जानते ही हो। झंग यी ने बिना रुके अपने ट्रम्प कार्ड्स खोल दिए। अब मेरी खुद की कॉम्बैट लेवल एक ब्लैक बिशप के बराबर है। डीमॉन्स आई में मैंने उनके एक ब्लैक बिशप और 6 ब्लैक चैरियट लेवल सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स को खत्म किया था। और ये तो बस शुरुआत है। बाकी ट्रम्प कार्ड्स अभी सीक्रेट रहेंगे, लेकिन उनसे भी ज्यादा ताकतवर चीजें हैं। उसने हाथ फैलाए। तो अब बताओ, क्या मैं ऐसा कहने का हकदार हूं या नहीं? कॉन्फ्रेंस रूम में फिर से ठंडी सांसों और होंठ चाटने की आवाज गूंजने लगी। अब जाकर सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को एहसास हुआ कि झंग यी और उसकी टीम अब उनके लेवल से बहुत ऊपर जा चुकी है। झंग यी ने एंशिएंट सिविलाइजेशंस के साथ युद्ध में जान जोखिम में डालकर ढेरों रिसोर्सेज हासिल किए। इन सिविलाइजेशंस की संपत्ति हजारों सालों में जमा हुई थी। बस थोड़ी सी भी पावर किसी बड़े रीजन को बदल सकती थी। फ्रेमॉन्स में बड़े पैमाने पर लड़ाई के दौरान झंग यी ने अपनी स्पेस बेस्ड एबिलिटीज का यूज करके जबरदस्त फायदे कमाए। हो तू और बाकियों के दिल में पछतावा भर गया। खतरा देखकर हम पीछे हटे, और अब बस देख रहे हैं कि झंग यी सब हासिल कर गया। वो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स जो झंग यी ने 6 रीजन्स को दिए थे, उसकी कलेक्शन में तो वो सिर्फ एक छोटी सी ड्रॉप थी। तुम सच में कमाल के हो। हा शैनजुओ ने हार मानते हुए थम्स अप किया। नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक्सायो लाई की आंखें झंग यी पर जलती हुई नजर से टिकी थी। अगर वो इन कॉम्बैट टाइप मशीन्स को अपग्रेड कर पाए, तो पूरी एक मैकेनिकल आर्मी बन सकती है। अगर ये सब सच है, तो अब हमें लड़ना ही चाहिए। उस मैकेनिकल सिविलाइजेशन की ताकत वोलुयन एम्पायर से कम नहीं,
लेकिन मेंग युअनजुन ने शक से पूछा, इतनी बड़ी आर्मी मोबिलाइज करने में एनर्जी की जरूरत भी बहुत होगी, सही? हे, झंग यी ने रहस्यमयी मुस्कान दी। यही कारण है कि मैं आप सबके पास आया हूं। सब कुछ समझ गए, यहां तक कि झंग यी भी इस युद्ध का पूरा खर्च नहीं उठा सकता। इस मीटिंग का सबसे बड़ा मकसद था मिलिट्री एक्सपेंसेस शेयर करना। सबकी आंखें खुल गई। अब समझ आया झंग यी सब छुपा क्यों रहा था। तो बताओ, हमसे क्या चाहिए? मेंग युअनजुन ने सीधा सवाल किया। झंग यी ने कहा, ट्रूप्स मैं दूंगा, मैकेनिकल लॉसेस भी मैं संभालूंगा, लेकिन एनर्जी कॉस्ट तुम लोग उठाओगे। सभी रीजन्स को अपने 80% न्यूक्लियर रिसोर्सेस मुझे देने होंगे। ये वुलुयन एम्पायर से लड़ने के लिए जरूरी है। साथ ही हर रीजन को ट्रूप्स भेजने होंगे। कम से कम इप्सिलॉन लेवल इनह्यूमंस और एलीट वॉरियर्स की जरूरत है। हाँ, शैनजुओ ने पूछा, जब तुम्हारे पास मशीन आर्मी है तो ह्यूमन वॉरियर्स क्यों? झंग यी मुस्कराया, क्योंकि कुछ काम मशीन्स नहीं कर सकते। ये लोहे के सोल्जर्स कमजोरियां रखते हैं। अगर दुश्मन के हाथ लगे तो उन्हें खत्म किया जा सकता है। डिटेल्ड मिशंस में ये काम नहीं आते। मैंने पहले कहा था, मेरा मकसद सिर्फ जीतना नहीं, वुलुयन जाति का अंत करना है। हर एग्जिट सील करो, हर लिजर्डमैन को मारो, इस दुश्मन रेस को इस दुनिया से मिटा दो। झंग यी ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। उसकी आवाज ठंडी थी, पर उसमें मौत की गूंज थी। सबने डर के मारे गला सूखा महसूस किया। कभी केओस से दुश्मनी मत करना, नहीं तो मरते दम तक पछताओगे। सबके दिलों में ये थॉट छा गया। इसके बाद स्पेसिफिक सप्लाईज की चर्चा हुई। अब स्टेज संभाली यांग जिंगसिन ने। डेटा में उसकी पकड़ बेहतर थी। झंग यी की मिलिट्री सपोर्ट के कारण सभी रीजन्स की जिम्मेदारी कम थी। सब संतुष्ट दिखे। लेकिन तभी अब तक चुप बैठी होतू ने सवाल उठाया, तुमने युद्ध की सारी तैयारी कर ली है, लेकिन बताओ, हेडीज के गेटकीपर से कैसे निपटोगे? चैप्टर 2120 राष्ट्र विनाश का युद्ध शुरू होगा। होतू का सवाल सुनते ही पूरा डिस्कशन वही थम गया। हां, चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लो, अगर अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर को नहीं हराया तो ये युद्ध जीता नहीं जा सकता। ग्रेट चेंजेस के इस युग में एलियंस अब एक ट्रांसेंडेंट शक्ति बन चुके हैं। लो लेवल म्यूटेंट्स को थर्मल वेपन से मारा जा सकता है, लेकिन इप्सिलॉन लेवल तक पहुंचते ही वो ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, जैसे कि झंग यी अब है। और फिर गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड का स्तर तो कहीं ज्यादा है। झंग यी मुस्कराया, आंखें सिकोड़ते हुए टेबल पर हाथ रखें, सीधे होतू की तरफ देखा और कहा, मैं उसे घायल करूंगा, फिर तुम उसे श्राप देकर खत्म कर देना। कैसा रहेगा? गेटकीपर की एबिलिटी इंडेक्स 50,000 प्लस पॉइंट्स है, और ये बात साफ है, जितना हायर इंडेक्स उतना ज्यादा पावर गैप। 50,000 वाला एलियन 40,000 वाला एलियन को सेकंडों में मिटा सकता है। सिर्फ झंग यी जैसे स्पेशल बीइंग्स जो फ्यूचर देख सकते हैं और एस्केप मास्टरी रखते हैं, वो ही उसकी पकड़ से बच सकते हैं। सीधी टक्कर नामुमकिन। होतू को नहीं पता झंग यी का एक्चुअल प्लान क्या है, लेकिन अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है तो क्यों न साथ दिया जाए। ठीक है, मैं तैयार हूं। होतू का मतलब था वो इस युद्ध में डायरेक्टली हिस्सा लेगी। उस जैसे लोग और ली चंगगोंग स्पेशल पावर्स वाले हैं जो कम रिसोर्सेज में बड़ा काम कर सकते हैं, इसलिए झंग यी के प्लान में वो की रोल निभाएंगी। गेटकीपर को डायरेक्टली लिंक से मारना मुश्किल है, पर झंग यी के पास एक बग है, बस उसे गेटकीपर का खून चाहिए, फिर उसे मारना बहुत आसान हो जाएगा। तो बताओ, युद्ध कब शुरू करोगे और पूरा बैटल प्लान क्या है? एक्सायो लाई ने पहली बार बोला। उसका सवाल शॉर्ट था, पर सबसे जरूरी। झंग यी ने आंखें थोड़ी बंद की। पहले मेरी सारी प्रेपरेशंस पूरी हो जाएं, फिर तुम लोग अपनी फोर्सेस तैयार करो। फाइनल बैटल की तारीख मेरी तैयारी पर डिपेंड करेगी। वो कोई भी गलती नहीं चाहता था, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। रीजन्स को इस प्लान से कोई आपत्ति नहीं थी।
झंग यी ने वैसे ही उन्हें जेनरस टर्म्स दिए थे। उन्हें पूरी ताकत नहीं लगानी थी, बस एलीट म्यूटेंट्स भेजने थे और रिसोर्सेज देना था। ठीक है, तय रहा। तैयारी पूरी हो जाए तो मुझे बता देना, मैं खुद लेने आऊंगा। ट्रूप्स को ब्लिजर्ड सिटी में इकट्ठा करो। युद्ध से पहले जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग जरूरी है, खासतौर पर इनह्यूमंस के लिए एबिलिटी मैचिंग का अभ्यास। वोलुयन एम्पायर के इनह्यूमंस की इंटेल मेरे पास है, उनके हिसाब से कॉम्बैट प्लान्स बनाएंगे। यांग जिंगसन की मिली जानकारी से उन्हें पहल मिलेगी। मेंग युअनजू ने अब एक और ट्रिकी सवाल पूछा, अगर युद्ध जीत लिया तो वोलुयन एम्पायर के रिसोर्सेज कैसे बांटोगे? पहले तो कोई सोच भी नहीं रहा था वोलुयन एम्पायर से लड़ने की, अब सब लूट बांटने की सोच रहे थे। झंग यी जानता था, अगर यह सही से हल नहीं किया गया तो फ्यूचर में इंटरनल युद्ध होगा। उसने 2 फिंगर्स उठाए। 20-80, 80% मेरे पास, बाकी 20% तुम सब आपस में बांटो। झंग यी ने यह डिवीजन करके भी सब रीजन लीडर्स का ध्यान रखा, खासतौर पर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो कमजोर थे। उसने बस 80% लिया, एलाइज को स्ट्रांग बनाने के लिए। बाकी लीडर्स फिर भी नेगोशिएट करने लगे, ज्यादा लेने की कोशिश में। झंग यी बस मुस्कराया और सिर हिलाया। अगर कोई मुझसे डील करना चाहता है, गेटकीपर से सीधी लड़ाई लेना चाहता है, तो मैं अपनी पूरी हिस्सेदारी उसे दे दूंगा। मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। सब चुप। फिर सोचा, अगर सच में एक पावरफुल एंशिएंट सिविलाइजेशन पर कब्जा हो तो 20% भी काफी होगा। इसके बाद रीजन्स ने इंटरेस्ट डिवीजन पर चर्चा की। तभी एक छोटी सी घटना हुई। झंग यी की टीम जियांगनन रीजन से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। अब झू झेंग सिर्फ अपनी रीजन के लिए लड़ रहा था। झंग यी की टीम जियांगनन की सेना से ज्यादा ताकतवर थी। झंग यी को हैरानी हुई, उसे एक फैमिलियर लड़की नजर नहीं आई। अगर ज़हू वायु युद्ध में शामिल हो तो उसकी एबिलिटीज बहुत यूजफुल होंगी। झंग यी सोचने लगा, ज़हू वायु की पावर्स युअन कोंगे से भी ज्यादा थी, क्योंकि ज़हू झेंग ने उसे पूरी रिसोर्सेज देकर ट्रेन किया था। अब शायद उसके पास हंड्रेड्स ऑफ पावर्स होंगी। ज़हू वायु अब ऑलमोस्ट नो वीकनेस ऑलराउंडर थी, किसी भी एलियन से लड़ सकती थी। अब देखना है वो कितना ग्रो हुई है। झंग यी के दिल में क्यूरियोसिटी थी, लेकिन जियांगनन की हालत देखकर शायद वो सिर्फ ब्लैक चैरियट लेवल तक ही पहुंची हो, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड थे। बाकी रीजन्स और नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी ने खूब डिस्कशन किया और फैसला हुआ, लैंड डिवाइड होगा ट्रूप्स और रिसोर्स कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। सबने रिलक्टेंटली अग्री किया। कई घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। झंग यी की पावर ने सबको शॉक किया और उसने मेन कॉम्बैट बर्डन लिया, इसलिए कोई विरोध नहीं कर सका। अगर होता भी तो दबा लिया जाता, क्योंकि सब झंग यी पर डिपेंड कर रहे थे। मीटिंग के बाद झंग यी को लगा जैसे उसने एक और बैटल लड़ी हो। इन लोगों से डील करना भी एग्जॉस्टिंग था, लेकिन अब हुएक्सो नेशन पूरी तरह यूनाइटेड है वोलुयन एम्पायर से लड़ने के लिए। झंग यी का गोल पूरा हुआ, अब बस इंतजार और धैर्य चाहिए। झंग यी ने यांग जिंगसन की तरफ देखा और मुस्कराया। इंतजार, मैन पावर, रिसोर्सेज इंटेग्रेट होने का, लू केरन की मैकेनिकल आर्मी, सुपर बैटलशिप का अपग्रेड पूरा होने का, और सबसे जरूरी लिंक के रीस्टार्ट का। ये सब टाइम लेगा। झंग यी के जीवन की ये सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिससे उसे समझ आया लीडर बनना कितना मुश्किल है। इस दौरान बाहर की दुनिया में चाहे कुछ भी हो, जब तक ब्लिजर्ड सिटी पर असर न हो, कोई एक्शन नहीं लेना और अपनी कार्ड्स रिवील नहीं करनी। पूरी दुनिया अब हुएक्सो नेशन की तरफ देख रही है, यहां तक कि बैटीगंग, जो झंग यी से जेलस था कि उसे लिंक का शरीर मिला, वो भी कोई गलत कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा।